बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द हीलिंग्स कॉर्नर पॉडकास्ट। मैं हूँ राइमा हसन और मेरे साथ है हमारी को होस्ट मिस रहमा तारिक। हीलिंग कॉर्नर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे, ज़हनी उलझनों से लेकर माशरती मसाइल तक। क्या मैं सही आ रही हूँ? तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाई एवरीवन इज डिप्रेस्ड दीस डेज, कि आजकल हर कोई क्यों परेशान है, क्यों इस तरह का शिकार है। तो इसके लिए पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन है क्या। और मिस मारिया, मैं आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले। आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिए कि डिप्रेशन और ये जो हमारी रोज़मर्रा की एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, हर इंसान को जो डेली थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती है उसमें, और ये जो डिप्रेशन है इसमें क्या फ़र्क है? आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? थैंक यू सो मच मिस राइमा। बिल्कुल, डिप्रेशन और एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब में फ़र्क है, लेकिन मैं सबसे पहले डिप्रेशन को डिफाइन करूँगी क्योंकि बेसिकली हम आज इस मुतालिक बात कर रहे हैं। तो डिप्रेशन एक ज़हनी और जज्बाती कैफियत है जिसमें जो इंसान इसे सफ़र कर रहा होता है उसमें जो सबसे बेसिक सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, तो वो सबसे बेसिक सिम्टम्स जो होते हैं कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट होना शुरू हो जाता है और एक्सट्रीम सैडनेस होती है। और ये जो एक्सट्रीम सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, ये उसके बाकी जो एरियाज ऑफ लाइफ है उन्हें भी मुतासिर कर रहा होता है। तो ये बेसिकली होगा डिप्रेशन। और अगर हम एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी होगा फियर ऑफ फ्यूचर, और ये लगातार होगा। ऐसा नहीं होगा कि बस आज मुझे बैठ के एकदम से फ्यूचर की परेशानी हुई है, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे हर वक्त, ठीक है, जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो बाकायदा फियर को डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और सेम यानी अब डिप्रेशन जो है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा, मतलब वो एक दिन में खत्म नहीं होगा ना, एक दिन में होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी होगा। उसका जो टाइम पीरियड है वो ड्यूरेशन लॉन्ग होती है, 2 वीक्स तो मस्ट होने चाहिए जब उसका डायग्नोसिस भी किया जाता है, और फिर उससे आगे तो मजीद लॉन्ग जाता है। ठीक है, थैंक यू मिस मारिया। अच्छा, हमारे साथ मिस हानी मौजूद हैं जो कि बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं, इवन जो अडल्ट्स भी होते हैं, जो बड़े भी होते हैं, जिनको हम न्यूरो डाइवर्जेंट कहते हैं या ऑटिज्म का शिकार होते हैं, तो उनके लिए डिप्रेशन कैसा होता है? आप इस बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू मिस राइमा। असल में जो ऑटिज्म के या कोई भी न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स होते हैं, उनमें जो अगर डिप्रेशन या एग्जाइटी के सिम्टम्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते, क्योंकि वो मोस्टली मास्क करते हैं इनको। उनमें स्लीपिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, जो भी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, या फिर सेंसरी इश्यूज हैं, टैंट्रम्स हैं, इरिटेबिलिटी है, वो सारा कुछ उनमें ऑलरेडी मौजूद होता है। बस हमने एक उनके ऊपर निगाह रखनी होती है कि अगर हमें लग रहा है कि ये टैंट्रम ज़्यादा हो रहे हैं या वो ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, नींद डिस्टर्ब हो रही है, भूख ऊपर नीचे हो रही है, या फिर कुछ सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा उनको हो रहे हैं, या फिर ऐसा है कि वो बिल्कुल ही ऑफ मोड में चले गए हैं, आप उन्हें आवाज़ दे रहे हैं वो नहीं सुन रहे, वो आई कांटेक्ट दोबारा से लूज कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि हाँ, इनमें अब डिप्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। तब हम फिर प्रोफेशनल्स रिकमेंड करते हैं कि आप अब किसी प्रोफेशनल के पास जाके इसको बाकायदा डील करें इसके साथ। यानी जो नॉर्मल इंसान थोड़ा, मतलब थोड़ा सा जो स्पेक्ट्रम पे होता है उसके, और जो न्यूरो डाइवर्जेंट होंगे उनके थोड़ा सा उनमें पहले से मौजूद होंगी डिप्रेशन से रिलेटेड चीजें। ये समझ आई है मुझे आपकी बात से। सही सही सही, ठीक हो गया। अच्छा, मिस राहमा, अब नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारे माशरे में इसको, डिप्रेशन को किस तरह से लिया जाता है, यानी हमारे माशरती रवैया इसके बारे में क्या है? अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह राइमा, आपके सवाल का, क्योंकि ये बहुत अहम सवाल है इस एतबार से कि हमें अपने माशरे के बुनियादी उन मिथ्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं उसमें डिप्रेशन को किस तरह से लिया जाता है और हम इसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर हम मिथ्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो अमूमन ये कहा जाता है कि जो डिप्रेशन है वो दीनदारों को नहीं होता, या ये कहा जाता है कि ये एक वीकनेस का साइन है, इसीलिए दीनदार तो मजबूत होते हैं, तो दीनदारों को ये नहीं हो सकता। हालांकि डिप्रेशन किसी वीकनेस की वजह से नहीं हो रहा है। डिप्रेशन बिल्कुल एक उस बीमारी की तरह है जिस तरह ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, बाकी बीमारियां मौजूद हैं। तो इसको अपनी
दीनदारी और कमज़ोरी से हटाकर इसको एक बीमारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। और क्योंकि जब तक हम इसको एक बीमारी के तौर पे नहीं देखेंगे, हम इसे डील करने की तरफ आएंगे ही नहीं। मतलब जैसे बाकी फिजिकल इलनेस होती हैं तो ब्रेन से रिलेटेड ये कोई चीज है तो ब्रेन भी ऑफ कोर्स हमारी पार्ट ऑफ फिजिक ही है। बिल्कुल बिल्कुल डिजीज कंसिडर करेंगे, राइट। हाँ, इसको यानी हमें इस टैबू को तोड़ना है कि जी अब ये सिर्फ और सिर्फ दीन की कमजोरी की वजह नहीं, ये एक बीमारी है और ये एग्जिस्ट करती है। हाँ, दीन के ऊपर चलना, दीन से मदद लेना, क्योंकि एट द एंड एटमोस्ट सरेंडर जो हम अल्लाह ताला की तरफ करते हैं वो हमें फ़ायदा ज़रूर देती है कि हम जल्दी इससे रिकवर हो जाएं, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको देखें ना और इसकी टेक केयर ना करें। दूसरी मिथ की तरफ आते हैं, वो ये है कि ये कहा जाता है कि जो डिप्रेशन है वो सिर्फ औरतों के लिए है, क्योंकि हमारे माशरे में मर्दों को, लड़कों को बचपन से ये कहा जाता है कि जी आपने रोना नहीं है, आप मजबूत बने। तो कोई ये नहीं समझाने वाला होता कि आखिर मर्द हजरात भी जो हैं वो इंसान हैं, और अगर वो इंसान है तो उन्हें वो तमाम बीमारियां हो सकती हैं जो किसी भी इंसान को हो सकती हैं। ये जेंडर की बायस डिजीज बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमें वहाँ उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, औरतों की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ औरतों को डिप्रेशन है, मर्दों को डिप्रेशन होने की इजाज़त ही नहीं है। मतलब एक तीसरी फिजिकल इलनेस है जो वो दोनों जेंडर्स को हो सकती है। जी बिल्कुल। तीसरी चीज़ आती है कि एक ये बहुत अमूमी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि अपने आप को बिजी कर लो, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। भाई आप एक बीमार, क्या कैंसर के बारे में ये कह सकते हैं कि अपने आप को बिजी कर लो, अंदर से कैंसर खुद ख़त्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको बाकायदा थोड़ी सी दवाइयाँ, काउंसलिंग, थेरेपी, इन सब चीज़ों को मिला जुला कर, क्योंकि हर एक का डिप्रेशन का रेशो भी डिफरेंट होगा, कोई स्टार्टिंग स्टेज पे होगा, किसी का बहुत क्रॉनिक होगा, किसी को बहुत अरसा गुजर चुका होगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें इसको डील करना है। हमें इसको सिर्फ इस तरह से नहीं लेना कि बस जी ये बस हो गई है, वक्त गुजारो, बिजी रखो और ये करो वो करो तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो इन चीज़ों से अपने आप को हमें थोड़ा निकाल के इसको सही से सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। सही, यानी डिप्रेशन एक बीमारी है और उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। मिस बिल्कुल। समिया, मैं आपकी तरफ आती हूँ कि आजकल क्यों डिप्रेस हैं लोग आपके ख्याल में? आजकल स्पेशली हमारा टॉपिक भी यही है कि व्हाई पीपल आर डिप्रेस्ड दीज डेज। मिस समिया, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना काइंडली अनम्यूट कीजिए। आपको मुझे आवाज आ रही है? जी जी। थैंक यू राइमा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आजकल जो लोग डिप्रेस हैं उसका मेरे ख्याल से जो सबसे अहम रीज़न है वो ये है कि हम एक बहुत ही जो है ना फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं। मतलब बहुत दौड़ती भागती जिंदगी है हम लोगों की। पहले ये होता था, पहले के दौर में ऐसा होता था कि लोग जो है मजे करते थे, एंजॉयमेंट करते थे, लेकिन वो बड़े स्लो होते थे। मैं एक मतलब जैसे कहानी पढ़ ली, फैमिली वालों के साथ बैठ गए, चाय पी ली और छत पे चले गए, चांद वगैरह देख लिया। तो ये बड़े स्लो मजे थे। इससे इनको डोपामीन जो इंसान की नीड होती है खुश रहने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए, वो मिल जाता था और उसमें वो उनकी मतलब कनात भी होती थी, वो उसमें उनके लिए काफी होता था वो। यानी ये नेचुरल एक तरीका था जो उनकी डोपामिन की नीड को पूरा करता था। हाँ जी, हाँ जी। तो तो लोग जो है ना इतनी रश फील भी नहीं करते थे और अच्छा भी फील करते थे, उनका दिन मुकम्मल हो जाता था। जबकि आज के दौर में ऐसा है कि हमें डोपामीन चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए और बार-बार चाहिए, ठीक है ना? और जल्दी-जल्दी चाहिए, ठीक है? तो हम उस साइकिल में ना एक फँस चुके हैं और आजकल का डोपामीन जो हमें चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, वो हम लेते हैं अपनी नेटफ्लिक्स बिंजिंग से, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से और ये आपका जो बार-बार नोटिफिकेशन देखना है। तो ये सब जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में जो केमिकल हमारा रेगुलेशन होता है वो थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो जाता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता और हम इस साइकिल में इतनी बुरी तरह फँस चुके होते हैं कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। आज अगर कोई बंदा या मैं आप,
हम लोग से कह दिया जाए कि भाई मोबाइल भी हटा दो। पहले क्या आ जाता था, शीशा हटा दो बंदी के कमरे से और उसको बंद कर दो तो उसके लिए काफी थी। अब कहा जाता है कि भाई मोबाइल हटाओ और बंदे को बिठा दो कि बगैर किसी इंसान के तो हम आज 1 घंटा भी अपना अकेले नहीं गुजार सकते। सही। अब मतलब हर बच्चों, टाइम कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ, तो ये जो एक बन गया है, एक पैटर्न हमारा बन गया है, तो इसकी वजह से डिप्रेशन जो है ना अपना इस तरह से हमें डिप्रेशन होता है, अपना दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। इसी तरह अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चों में भी आजकल बड़ा डिप्रेशन चल रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। गेमिंग है, बहुत ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल है, ये सब जो है बच्चों में भी लाता है डिप्रेशन। अच्छा, सही। यहाँ मैं आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूंगी कि जिस हम्म तरह आजकल एक बहुत हम टर्मिनोलॉजी सुनते हैं वर्चुअल ऑटिज्म से रिलेटेड। अब बेसिक हम्म बच्चा है, उसके अंदर ऑटिज्म के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हम्म उसके अंदर वो स्क्रीन टाइम के इंक्रीज होने से वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं। सोशल हम्म कांटेक्ट कर देता है, हाइपर एक्टिविटी की तरफ आ जाता है, इधर छलांग मार रहा है, उधर मार रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। एक वो जो उसकी ना उसको खाना खाने के टाइम पता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, बिकॉज वो स्क्रीन में इतना मगन हो जाता है कि वो सारे हम्म सोशल कॉन्टेक्ट्स भी लूज कर देता है। वो सोशल जो उसके स्किल्स जो उसको बिल्ड करने हैं वो खत्म हो जाते हैं, और वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो उनसे हैं वो उसके वीक हो जाते हैं। और ये वर्चुअल ऑटिज्म का हम इसे नाम देते हैं कि बच्चे में ऑटिज्म के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हम्म। स्क्रीन टाइम के वजह से वो बिल्कुल उन सिम्टम्स से रिसेंबल करने लग जाते हैं। ऐसे तो केसेस जो है हमें काफी ज्यादा मिलते हैं, नॉर्मल कॉमनली हमें दिखने को मिल जाते हैं आजकल ऐसे बच्चे। पहले बस सुनी सुनाई बातें लगती थी ये। जी सही। बिल्कुल। मिस आयशा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी कि आजकल क्यों परेशान है लोग? जी बिल्कुल। हम यूजुअली जैसे समिया ने बताया है कि केमिकल इम्बैलेंस जो है वो हो जाता है और उसकी वजह से हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो केमिकल इम्बैलेंस होने का भी एक पीछे वजह है ना, कि ताल्लुक का ना होना। जब वो ताल्लुक का नहीं होता तो फिर हम डोपामिन की तरफ जाते हैं ना, कि जो इंस्टेंट हमें जो डोपामिन मिल रहा होता है। तो यहाँ सही। हमारे जो हमें यूजुअली केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, या हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं, हमारे हालात ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में जाते जा रहे वैसे आयशा, मुझे ये बताएं कि ये जो डोपामीन है ये अच्छे ताल्लुकात से मिलता है, यानी पूरा हो जाता है अगर ताल्लुकात अच्छे हों तो? हैं। उससे भी आपको मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको उससे ऑक्सीटोसिन भी मिलता है, सही। सेरोटोनिन भी मिलता है। तो वो एक होता है ना कि मिक्स ऑफ जो हेल्दी हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो आपको मिलते हैं उनकी वजह से, जो सही। आपके जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक है, उसकी वजह से। तो इसमें अब जो ताल्लुक हम जब से हम बात करते हैं, हमारे जहनों में सिर्फ ये आता है ना कि दूसरों से ताल्लुक होना या अल्लाह से ताल्लुक होना। तो इसमें हम एक बहुत मेजर जो फैक्टर है वो भूल ही जाते हैं कि एक ताल्लुक जो है वो हमारा खुद से भी है। तो इन तीन ताल्लुकात का बैलेंस होना जो है वो बहुत जरूरी है, कि एक खुद से ताल्लुक होना, एक दूसरों से ताल्लुक होना, तीसरा जो है वो अल्लाह से ताल्लुक होना। इन तीनों ताल्लुकात का बैलेंस होना वो बहुत जरूरी है। जहां पे भी ऊपर नीचे कहीं हुआ, वहां पर जो है ना आप ये स्ट्रेस में और डिप्रेशन में आप जाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये तो समझ आती है आयशा कि दूसरों से ताल्लुक क्या होता है या इवन अल्लाह से ताल्लुक कैसा होना चाहिए। ये खुद से ताल्लुक क्या होता है, मैं आपने कैसे? बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये यूजली जो है सवाल बहुत ज्यादा आता है कि खुद से ताल्लुक होना होता क्या है। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम अपने जो जज्बात हैं, जो हमारे एहसासात हैं, जब हम उनको सप्रेस करना शुरू हो जाते हैं ना, जब हम उनको दबाना शुरू हो जाते हैं, जब हम अपनी जरूरियात को जो है इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं और दूसरों की सिर्फ एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ना हम रहना शुरू हो जाते हैं, तो ये सारी की सारी जो ये एक इनर जो निग्लेक्ट है, कि अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं आप, एक इनर जो अबैंडनमेंट है ना, उसकी वजह से एक एम्प्टीनेस है ना हमारे अंदर क्रिएट, खला जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सही। तो वो जो खला वो किससे पूरा होगा? वो डिप्रेशन से पूरा होना शुरू हो जाता है, फिर डिप्रेशन उसकी जगह लेना शुरू कर देता है। यानी जब आप अपने आप को जब समझते नहीं है तो फिर ये चीजें हावी होना शुरू हो जाती हैं, परेशानी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। मिस ऐसे ही है। राइमा, इसमें एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगी जी, जरूर। आयशा की बात को लेते हुए, कि एक्चुअली जो ये खला कह रही हैं और जो आजकल हमारा, वही मैं अपनी उस बात से भी कनेक्ट करूंगी कि फास्ट पेस दौर है, तो इसमें हमारी सोशल प्रेशर भी बड़ा एक रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हम एक रेस में लग जाते हैं और एक ऐसे स्टैंडर्ड्स के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं जो हमने अपने लिए सेट भी नहीं किए होते, कि उसने ये कर लिया तो मैं भी ये कर लूं, मेरे बेटे ने डिग्री की है तो आपके बेटे ने क्यों नहीं की। मतलब एक कंपटीशन कंपैरिजन की जो एक एनवायरनमेंट यहाँ बना हुआ है, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेके।
और उसको पूरा करते करते उनका वो अपना आप भूल जाते हैं। कभी जेलसी फील होती है, कभी अपना आप ही अपनी सेल्फ वर्थ जो है ना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि यार मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि अपने आप को तो जाना ही नहीं, ना ताल्लुक है अपने आप से और ना ही जो है वो पता है कि करना क्या है। तो ये भी एक रीजन है हाँ, जो यानी सोशल प्रेशर। मुकाबलेबाजी जो है वो फिर हमें जी खुश जी नहीं जी रहने देती और हम फिर हाँ इन चीजों की तरफ जाते हैं। बिल्कुल समिया, आपने बड़ी अच्छी इस बात में बात की है कि ये वो सोशल प्रेशर है जो इस वक्त हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, और जो हमने अपने बचपन में इतना फेस नहीं किया। आजकल का बच्चा बचपन से ये बहुत फेस करता हुआ आ रहा है, और इर्द गिर्द भी। और समिया, ये आयशा ने भी बताया कि ताल्लुक बिल्लाह के साथ साथ अपनी ज़ात के साथ ताल्लुक जो है वो बहुत अहम है। अच्छा राइमा, इसके अलावा जो पॉइंट्स अभी तक बताए हैं समिया ने, आयशा ने, कि ये रीजंस हो सकती हैं, आपके जहन में कोई ऐसा नुक्ता है जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत अहम है, इसको का जिक्र होना भी जरूरी है? हाँ, जैसे अभी हमने बच्चों की बात की ना कि बच्चों में आजकल ऐसा हो रहा है, तो बड़े होके जो डिप्रेशन का एक बहुत बड़ी वजह, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो लगती है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास, मतलब आपका जो बचपन जब ऐसे गुजरा हो कि आपका ना अपने आप से कोई ताल्लुक हुआ हो, ना किसी दूसरे से वैसा ताल्लुक बन सका हो, जो एक बच्चे की नीड होती है। हर बच्चे की एक कुदरती ज़रूरत होती है ना कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए, उसको अगर कोई मुश्किल में है तो उसको, मतलब जिसे वैलिडेशन हम कहते हैं, कि उसकी तारीफ भी की जाए उसके जज्बात की। जब ये चीज़ें नहीं होती, वो अंदर ही अंदर सप्रेस रखता है। और जैसे जेंडर की अगर हम बात करें तो हम मर्दों को ज़्यादा कहते हैं कि भाई लड़के ने रोना नहीं है, तुम मर्द हो, बहादुर बनो। तो जब वो सप्रेस होते रहते हैं और बड़े होकर फिर समझ नहीं आता कि भाई अब इनको किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से इनको मतलब अपने आप को समझाना है, तो फिर ये चीज़ें हावी होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा फिर इसी से रिलेटेड है कि जब आपको शुरू से आपने सीखा नहीं है तो फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। आपके जो भी जज्बात हैं, गुस्सा आएगा तो शदीद आना शुरू हो जाएगा क्योंकि मैनेज करना नहीं सीखा हुआ। आप विक्टिम मेंटेलिटी में जा सकते हो, आपको हसद हो सकता है, आपको जेलसी हो सकती है, और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएंगी क्योंकि मैनेज करना नहीं आया होता। बिल्कुल, ये आपने बड़े अहम नुक्ता यहाँ पे उठाया कि ये चीज़ सीखी जाने के लायक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो रहे हैं और खुद से ही हम इनको कोप अप कर लेंगे। जाहिर है एक बच्चे का दिमाग होता है तो वो उस तरह से मेच्योरली तो नहीं कोप कर पाता इन चीज़ों को। तो इसको एक बाकायदा पेरेंट्स को सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि इन ये जज्बात आएंगे और इनको कैसे कोप किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और तीसरी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये कि जिस तरह हमने बात की कि मर्द और औरत दोनों को हो सकता है डिप्रेशन, लेकिन औरतों में थोड़ी सी शरह ज्यादा होती है और वो उनकी फिजिकल इश्यूज होते हैं, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा रहता है। उनकी बलूगत से लेके फिर वो शादी, बच्चे होने के मरहले, फिर मेनोपास वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट कर रही होती हैं। तो अगर इसको भी मुनासिब तरीके से देखभाल ना की जाए अपनी जहनी और जिस्मानी हालत की, तो डिप्रेशन की तरफ जा सकती है हमारी। अच्छा, ये अभी आपने जो बात की ना, शादी है, मरहले हैं बाकी, और यहाँ पे ये किसी ने कमेंट में भी पूछा हुआ कि मतलब मेरी शादी हुई है तो मैं मतलब नहीं स्टेबल रह पा रही हूँ, और ये मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ हमें औरतों को अपने जहन में फिर रखनी चाहिए कि ये चीज़, ये तब्दीली एक ऐसी है, ये फेज़ है, और हमें इसको गुजारने में थोड़ी सी मदद चाहिए हो सकती है। लाजमी नहीं है कि हम एकदम से एडजस्ट कर पाएँ। ज़ाहिर है हम इतना अरसा एक घर में रहे हैं और अब दूसरे घर में आ गए हैं, तो ये जो चेंज है, एक इंस्टेंट चेंज, जो मर्दों को बज़ाहिर उतना नहीं महसूस होता क्योंकि वो अपना घर नहीं छोड़ते हैं, तो इसको एब्जॉर्ब करना, इसके बारे में एक्सेप्टेंस होना, इसके ऊपर फिर इसका मतलब है कि काम किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मिस मारिया, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ कि डिप्रेशन जब हमें पता, उसके क्या साइंस हैं, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि वाकई मैं सफ़र कर रही हूँ या कोई मसला है? जज़ाकल्लाह राइमा, मैं असल में बल्कि सबकी बातों से कनेक्ट करना चाहूँगी कि साइकोलॉजी में जब DSM एक बुक के अंदर जब क्राइटेरिया लिखा जाता है सारे डिसऑर्डर्स का, तो उसमें जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का क्राइटेरिया लिखा गया है, तो अब जितनी बातें हमने की हैं उन्हीं का निचोड़ करके उन्होंने लिख दिया है। जैसे आयशा ने बात की कि सेल्फ वर्थ नहीं होती, एम्प्टीनेस होती है, तो उसमें भी सबसे मेन बेसिक यही आता है एक सिम्टम के एम्प्टीनेस, और खुद को कुछ भी ना समझना, बेकार समझना, एक इलामत उसमें से है। फिर एक साइन जैसे बात की समिया ने कि फोकस और कंसंट्रेशन के बहुत इशू हो गया है, हम फास्ट पेस लाइफ के अंदर जी रहे हैं, तो वो एक ये भी एक सिम्टम है जो कि डिप्रेशन का है।
फिर हमारे फिजिकल चेंजेस आना शुरू होती हैं, वेट लॉस, वेट गेन, स्लीप पैटर्न्स में इशू और मूड स्विंग्स होना, एनर्जी डाउन हो जाना, और जो सबसे बेसिक साइंस जो सबसे लास्ट पे जाके और सिवियरिटी में जाके आता है वो है सुसाइडल थॉट। तो ये सारे साइंस जितनी हम अभी बातें कर रहे हैं, सारे साइंस हम देखते हैं कि जो वजूहात हम बता रहे हैं इन्हीं की वजह से इमर्ज हो रहे हैं। तो अगर हम इन तमाम वजूहात पे काम करें तो होप सो कि हम इनसे निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन से निकला नहीं जा सकता। अच्छा, यानी जो सारे सिम्टम्स आपने बताए हैं इनकी कोई ड्यूरेशन है? क्योंकि कभी एकदम नॉर्मल इंसान को भी आ सकता है जो डिप्रेस ना भी हो, तो क्या कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगा? हाँ बिल्कुल। इसको इस तरह से फिर मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इसका डायग्नोसिस नहीं बनाते, प्रोफेशनल्स बनाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग ही है कि एक तो जैसे शुरू में हमने बताया कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट और एक्सट्रीम सैडनेस होगी, उदासी बहुत ज्यादा होगी, तो इन दो सिम्टम में से एक तो मस्ट होगा। और जो दूसरे सिम्टम्स है इनमें से भी कुछ 4 होंगे और उनकी ड्यूरेशन भी 2 वीक्स मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद जाके असेसमेंट का भी एक लंबा प्रोसीजर होता है। उसके असेसमेंट करने के बाद किसी का डायग्नोसिस बनाया जाता है कि हाँ इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। सही लेकिन कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है समटाइम किसी को, तो फिर उसमें ये नहीं होगा कि अगर समटाइम किसी की मेडिकल कंडीशन ऐसी है जैसे फॉर एग्जांपल को वायरल इन्फेक्शन से सफर कर रहा है और उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स आना शुरू हो गए, तो ये नहीं कहेगा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ। सही, तो ठीक है। थैंक यू। हाँ, अच्छा, एक दफ़ा जब हमें थोड़े बहुत ये सिम्टम्स सपोज किसी को फील हो रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा इस तरह परेशान है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मिस आयशा, करना क्या है? बात करें, अच्छा। करें, आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप कोच के पास जाएं, प्रोफेशनल हेल्प लें इस चीज के लिए। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है, वो एक ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर दें और वो खुद ही ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रोफेशनल को चूज करें, और जो भी प्रोफेशनल आप चूज करना चाहते हैं उसके पास जाएं और उससे बात करें। हाँ, और मतलब कि रैंडम लोगों से भी डिस्कस ना करते रहें, बल्कि सीक प्रोफेशनल है। ये अच्छा, ये आयशा की इस बात से मेरे जहन में ये आ रहा है कि ये अब हम यहाँ पे बैठे हैं ना कि अब डिप्रेशन क्यों है। पहले ये बात करना बहुत नॉर्मल होता था, लोग रोज रात को इकट्ठे बैठते थे, आपस में बातचीत होती थी, अपने अपने मसाइल शेयर करते थे, वो जरगा सिस्टम भी होता था, और इन सब के अंदर भी यानी एक ये होता था कि 1 to 1 ह्यूमन कनेक्शन बेसिकली जो है ना वो बहुत हेल्प आउट करता है इस चीज से निकलने में, जिस चीज की अब शायद हमारे माशरे में कमी हो गई है, इसलिए हमें जो है ना वो मुश्किल पेश आती है इसको कोप करने में। सही। अच्छा, हमारे पास कुछ कमेंट्स में सवाल हैं, तो मैं उनकी तरफ आती हूँ। मिस हानी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, किसी ने पूछा है कि बच्चों में डिप्रेशन को कैसे डायग्नोज किया जाए, तो इस बारे में कुछ बताएं कि एक माँ कैसे डायग्नोज कर सकती है? मैंने यही अभी जिस तरह बात की थी कि अगर बच्चा नॉर्मल है और उसको ASD नहीं है तो फिर तो आप बड़े आराम से डायग्नोज कर सकते हो कि अगर उसको आपको लग रहा है कि उसके नींद के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उसके खाने पीने के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, वो ज़्यादा खाने लग गया है या कम खाने लग गया। एक तो नॉर्मल बच्चा है ना कि वो थोड़ा कम या ज़्यादा तो नॉर्मल हालात में खाता है, लेकिन आपने देखा कि वो ओवर ईटिंग कर रहा है या उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया खाना पीना, छोटी छोटी बातों से वो एग्रेशन में जा रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि इससे आपको पता चलता है कि अच्छा अब इसके साथ कोई प्रॉब्लम है कि ये एकदम से इसने अपने पैटर्न्स अपनी नॉर्मल से क्यों चेंज कर दिए हैं। तो उससे आप देख सकते हो कि अच्छा मजीद के अच्छा इसमें अब ये अगर शुरू के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कोई वजह है पीछे, तो उस पर फिर आप किसी भी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हो कि अच्छा अब ये किस रीज़न से आ रहे हैं। पहले तो आप खुद करो कि अच्छा घर में क्या रीज़न चल रही है, अगर आप उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो तो ठीक है, उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल की हेल्प लोगे। ठीक है। अच्छा राहमा, जैसे भी आपने बात की ना कि पहले ये 1 to 1 ह्यूमन कनेक्शन होता था, तो एक सवाल हमारे पास ये भी आया हुआ है कि वो किसी से बात कर नहीं पाती और फिर चिड़चिड़ापन और गुस्सा, तो इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, किसी से बात नहीं कर पाती हैं, ठीक है, अपने इर्द गिर्द नहीं कर पाती हैं, अगर तो उन्हें लगता है कि उनकी किसी ऐसी मतलब कोई ऐसी दोस्त है जो वाकई में अनबायस्ड नॉन जजमेंटल बिहेवियर में उसको सुन सकती है, तो फिर मेरा ख्याल है वो किसी ऐसी दोस्त से बात कर सकती है। दोस्त कोई तो है, अगर दोस्त भी नहीं है, मैं कहती हूँ शायद बहुत सारे लोग वाकई में ऐसे होते हैं कि नहीं है, दोस्त भी नहीं है और भरोसा करना भी बहुत मुश्किल है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे रुक के सोचने की ज़रूरत है
कि हमने डिप्रेशन से बाहर निकलना है या नहीं। अगर निकलना है तो फिर हमें ये कदम उठाना पड़ेगा, फिर चाहे हमें किसी प्रोफेशनल के पास जाना पड़े या कुछ करना पड़े, क्योंकि डिप्रेशन वाली स्टेट में रहते रहते तो हम थक गए हैं ना, हम उसके अंदर से नहीं निकल पा रहे। और बिल्कुल उसी तरह के जब आप किसी बीमारी से नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत करें और ज़रूर किसी से बात करें, क्योंकि कभी कभी किसी एक बंदे से एक दफ़ा बात किए जाना भी काफ़ी हो जाता है। सही। सो थैंक यू मिस रहमा। अच्छा अच्छा, एक और यहाँ पे ना सवाल मैं देख रही थी कि उन्होंने पूछा कि बच्चों को किस उम्र से यानी ये सिखाया जाए। तो उसमें मेरा ख्याल है कि वालिदैन अगर खुद से अवेयर हों इस चीज़ पे कि भाई इमोशंस कोई चीज़ भी होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बजाय से कि आप बच्चों को सिखाने पे फोकस करें, आप पहले खुद देखें कि आया हमें भी इमोशंस के नाम आते हैं, कभी हमने बैठकर उन इमोशंस को देखा है कि क्या क्या मौजूद है। हमें तो बस सिर्फ पता है कि या तो गुस्सा है या खुशी है। तो इसके अलावा के जज्बात को एक्सप्लोर करें। ये किसी भी फेज से निकलने में अपने आप को समझने का पहला कदम होता है कि हम अपने जज्बात को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। और फिर बच्चों को बचपन से सिखाया जा सकता है। 3 साल का बच्चा भी आराम से खुशी गम, बल्कि मेरा ख्याल है न्यू बॉर्न बेबी भी जो होता है ना, वो आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही बताता है, वो जज्बात समझता है, उसे जुबान बाद में लगती है। तो जज्बात से कनेक्शन वो पहले बिल्ड करता है। तो बच्चों को तो बिल्ट इन उनके अंदर जज्बात मौजूद हैं, वो आपकी शक्लें देखकर रोते हैं, हंसते हैं और वो सारा कुछ करते हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सीखने की जरूरत है कि जज्बात को किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। सही। अच्छा राहवा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है कि क्या डिप्रेस्ड इंसान के लिए ये हल हो सकता है कि वो शादी कर ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो जरूर कभी भी ये नहीं कहूंगी, बल्कि मैं कहूंगी शादी से पहले अपने डिप्रेशन को सॉर्ट आउट कर लें कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है। क्योंकि शादी एक चेंज है, एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं आपने उसकी बहुत सारी चीजों को सीखना। पहले आप अपने जज्बात को सीखें, फिर आप किसी दूसरे बंदे के साथ जाके सीखेंगे ना। तो आप शादी किसी भी चीज का हल नहीं होती है। शादी तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल उसी तरह आप स्कूल गए हैं, आप यूनिवर्सिटी गए हैं, आपने शादी की है, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ये किसी चीज का हल नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी इंसान की जरूरत है, जज्बाती वाबस्तगी की जरूरत है, और वो है, तो मेरा ख्याल है शादी से पहले भी दोस्त वो सब कुछ मौजूद होते हैं। तो किसी भी चीज का हल ये नहीं हो सकता है। आप पहले अपने डिप्रेशन को समझें कि वजह क्या है। अगर आपको थेरेपिस्ट लिख के देता है ना कि जी शादी आपका इलाज है, तो फिर जरूर आप कर लें, लेकिन हर केस में ये बात नहीं होती है। उसमें आपने हर बंदे का डिप्रेशन का रीजन डिफरेंट है, तो इसलिए अपने रीजन को सॉर्ट आउट करें। सही। यानी इसको हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो समझें अपने आप को, फिर आप देखें कि सिम्टम्स अगर हैं और वो बहुत प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, और फिर तीसरा नंबर पे ये कि प्रोफेशनल हेल्प लें, सेल्फ डायग्नोसिस कभी ना करें। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल, ये जो वो बात है ना कि मैंने ना हॉस्पिटल वाली जो स्टोरी बचपन से पढ़ते आए हैं, प्लीज खुदा के लिए इस सेशन का मकसद ये था कि आप लोग सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, हम अवेयरनेस में आए कि ये एक चीज है, इसको देखा जाना चाहिए। गूगल आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद से मत अपने ऊपर लेबल लगाएं, क्योंकि जिस वक्त हम अपने ऊपर लेबल लगा देते हैं ना कि आई एम अ डिप्रेस्ड पर्सन, हम उससे हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान का दिमाग इंसान के जिस्म को चलाता है। तो इतनी साइंस तो हमें अब अवेयर है इस साइंस से कि भाई दिमाग से कमांड आएगी तो हम आगे चलेंगे। तो प्लीज अपने आप को सेल्फ लेबल मत दें कि जो है आप डिप्रेस इंसान हैं। अगर वाकई में है तो वो पहले किसी थेरेपिस्ट से, किसी साइकेट्रिस्ट से, जब तक आप नहीं ले लेते हैं, उस एक रिटन फॉर्म में नहीं लिख देते, वो आपको दवाइयाँ देगा, साथ में काउंसलिंग होगी, एक मिला जुला के पूरा होता है, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप इससे निकाला जाता है। तो मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको लेके चलना है जी, बिल्कुल एक प्रोसीजर है। कैंसर में पहले वो डायग्नोज करते हैं, फिर वो उसका ग्रेड निकालते हैं, फिर उसकी कीमोथेरेपी होती है, ये होता है, सब कुछ होता है। लेकिन उसके इसी तरह इसके भी स्टेप बाय स्टेप आपने लेकर चलना है
इसको बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं फेंक देना कि बस अब हो गया और मैं बस बैठ गई हूँ। नहीं, हमने निकलना है, क्योंकि हमारा मकसद एक पर्पसफुल जिंदगी गुजारना है। हम इस दुनिया में, और इस अवेयरनेस पैराडाइम का मकसद भी ये है कि आप ये सोचते हैं कि हमने एक पर्पसफुल लाइफ की तरफ क्यों जाना है, कैसे जाना है, और हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। तो हम इस पर्पस को जहन में रखते हुए इन टॉपिक्स को कवर करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे बहुत सारे वो बातें होंगी जो शायद आप लोग पहले भी सुन चुके हो, लेकिन इस पॉडकास्ट का बेसिक ये था कि हम आप लोगों के उन तमाम टॉपिक्स को कवर करें जो आप लोग चाहते हैं कि जिनके बारे में बात की जाए और उनसे निकलने का आपको हल बताया जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को लाइट नहीं लेना होता, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है। और अच्छा रामा, मैं एक सवाल लेती हूँ और फिर सेशन को कंक्लूड करते हैं। ठीक है। मिस आयशा, आपकी तरफ आती हूँ कि किसी ने पूछा कि अगर बच्चों को डोपामिन स्क्रीन नहीं देनी एज अ सोर्स ऑफ डोपामिन तो फिर क्या ऑल्टरनेट देंगे? अच्छा, अगर हमने डोपामिन देनी नहीं है तो डोपामिन असल में एक इतना कोई अच्छा वो हार्मोन नहीं है कि जो हमें बहुत मस्ट है हमारे लिए, हमारी जिंदगियों के लिए। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के थ्रू जो है हमें फौरन फौरन मिल जाता है। पहले तो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी इतनी जल्दी नहीं मिला करती थी कि जैसे अगर हम कोई अच्छा बिरयानी बन रही है तो बिरयानी महीने में एक दफा बनेगी तो तब आपको डोपामिन हिट मिल गया, उसके अलावा आपको नहीं मिल रहा होता था, बहुत रेयरली आपको कहीं कहीं मिल रहा होता था। तो हमें जो बेसिकली जो चाहिए होता है वो हमें चाहिए ऑक्सीटोसिन चाहिए और हमें सेरोटोनिन चाहिए। ये हमें बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू मिलता है। जो सेरोटोनिन है वो आपको बच्चे जब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उनके अंदर सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन्स है, ये सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है आपके अंदर। ऑक्सीटोसिन तब प्रोड्यूस होता है आपके अंदर जब आप उनके साथ ताल्लुक बनाते हैं, जब आप उनको फिजिकल टच देते हैं, जब आप उनको हग करते हैं, जब आप उनके साथ कडल करते हैं। तो इन चीजों के थ्रू, इन चीजों पे हमने फोकस करना है, हमने डोपामीन पे फोकस नहीं करना। डोपामीन उनको तभी मिल रहा है जब आप उनकी पसंद की चीज बना के उनको दे रहे हैं। उन्होंने कहा नगेट्स चाहिए तो वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि हमें ये चीज देखनी है, आपने ले दी। उन्होंने कहा कि हमें ये फलानी चीज चाहिए तो आपने फौरन उनको ले दी, तो फौरन फौरन डोपामीन हिट मिल रहा है उनको। तभी तो वो कहते हैं कि अब हम बोर हो गए हैं। अच्छा, दूसरा ये कि मैं रामा की बात में कुछ ऐड करना चाहूंगी। रामा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स जो है ना वो हम लोग को बताए हैं। तो हमारे यहाँ देसी माशरे में हमारे ये भी होता है कि अगर आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और एक बंदे को डिप्रेशन घर में डायग्नोज हो जाता है, तो जो मेडिसिन वो एक बंदे को मिल रही है वही मेडिसिन जो है ना वो बाकी सब, कोई दूसरा भी अगर परेशान हो रहा है फैमिली मेंबर में, तो वो भी वो लेना शुरू हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं भी ये मेडिसिन ले लेता हूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तो ये चीज जो है वो हमने नहीं करनी है। तो जब भी हम जाएंगे, हर बंदे का अलग डायग्नोसिस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जाए, एक बंदा जाएगा और सबके ऊपर वही चीज लागू हो जाएगी। ये आपके दिमाग का मसला है, इसको इस तरह से नहीं हल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक सवाल है हमारे पास कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे? मिस समिया, थोड़ा सा इसके बारे में आप बता दें अगर। अच्छा, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है? अच्छा, सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया जाता, रेगुलेट किया जाता है। तो इमोशंस को रेगुलेट करने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब भी कोई इमोशन आए, नेगेटिव इमोशन स्पेशली, तो आप सबसे पहले उसके साथ बैठ जाएँ। उसको एक्सेप्ट करें, उसके साथ बैठें और उसके साथ वक़्त गुज़ारें। जब भी आपको वक़्त गुज़ारना आ जाता है अपने नेगेटिव इमोशन के साथ, तो वो इमोशंस आराम से रेगुलेट हो जाते हैं और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता आपको मैनेज करने आ जाते हैं। तो इमोशंस को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जाता। ये एक और वजह हो सकती है डिप्रेशन की, अगर आप इमोशन को सप्रेस करें तो। मतलब आप जितना उसको काबू करने की कोशिश करेंगे वो बिफरता ही जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा समिया, जिस तरह हाँ, समिया हाँ। ने बात की ना अपने इमोशंस के साथ बैठे, जब भी हाँ। ये बात होती है ना तो समझ नहीं आती है। लोग कहते हैं इमोशंस के साथ कैसे बैठना है। तो मैं एक छोटी सी ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आप उदास हो रहे हैं ना, लाइक आपको कुछ भी हुआ है और आपको फीलिंग आई है कि मैं उदास हो रहा हूँ इस वक्त, तो इस इमोशन के साथ बैठना ये है कि आप बैठें और अपने आप को बताएं, हाँ मैं इस वजह से उदास हो रहा हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक छोटे बच्चे को जब चोट लगती है और वो आपके पास आता है ना कि मुझे चोट लगी है, आप उसको पकड़ते हैं, आप उसे प्यार से थपथपाते हैं और आप उसे कहते हैं अच्छा मेरे बेटे को चोट लगी है, दर्द हो रही है। ये होती है एक्नॉलेजमेंट किसी भी फीलिंग की। तो अगर खुद को हम उदास हो रहे हैं, जाहिर है कोई आके हमें हर वक्त नहीं थपथपाएगा, हम बड़े हैं, एडल्ट हैं, मेच्योर हैं, तो हमने खुद को खुद ये वाली थपकी देनी है
कि अच्छा हाँ मुझे इस वक्त इस बात से उदासी हो रही है, ये वेव की तरह है, ये आएंगे और गुजर जाएंगे। अगर आपने ये बैठ के सोचा ना कि मैं क्यों उदास हूँ, ये जो लफ्ज क्यों है ना, ये जिंदगी में आपको स्टक कर देगा। वो तो ये चिपक क्यों, जाएगा आपके साथ। हाँ वो चिपक जाएगा, क्योंकि दिमाग अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया है कि अगर क्यों का जवाब नहीं मिलेगा तो आप कब और परेशान होंगे और परेशान होंगे, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते फिर। बिल्कुल क्यों तो हाँ कहना ही नहीं है ना, कहना है हाँ मैं उदास हूँ, ओके फाइन मैं उदास हूँ, मैं बैठ हाँ, गई, एक्सेप्ट कर लो। बिल्कुल। ठीक है, मैं बस अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा जो, जी हाँ मैं जी एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जी जी, कि मैं आप ही की इमोशन तरफ बात रेगुलेशन की बात कर रही है समय, तो और हम अभी बात कर रहे हैं, तो ये भी याद रखें कि मूवमेंट भी जरूरी है। समटाइम इमोशन हमारे अंदर ही कहीं सप्रेस होकर रह जाते हैं, तो अगर वॉक कर सकते हैं तो वॉक कर लें, कुछ और इसी तरह मूव कर सकते हैं तो मूव करें। थैंक यू। हाँ, और भी कितने तरीके हैं। आप जर्नलिंग करते हो, लिख लेते हो जो भी दिल में है, भड़ास निकाल लेते हो, जिससे प्रॉब्लम है थोड़ी सी उससे जाके बात भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये टॉपिक इमोशनल हाँ रेगुलेशन, इस पे हम एक और पॉडकास्ट रख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वाकई में श्योर। हमें हाँ ये तो ये वाकई एक मिस नादिया, गहरा एक सवाल टॉपिक है। मुझसे कि क्या सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डिप्रेशन कवर हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। साइकियाट्रिस्ट की मेन डोमेन है मेडिकेशन, ठीक है, वो सिर्फ मेडिसिन देगा। उसकी डोमेन थेरेपी, काउंसलिंग, कोचिंग ये कुछ भी नहीं है, तो वो इस मुतालिक आपसे बात नहीं करेगा। सम टाइम ये होता है, कुछ साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके पास ये वाली सारी फैसिलिटीज भी मौजूद होते हैं, वो खुद रेफर करते हैं कि इस चीज़ के लिए आप थेरेपी लें और ये वाली मेडिकेशन साथ यूज करें। लेकिन अगर कोई साइकियाट्रिस्ट सिर्फ आपको मेडिकेशन पे रख रहा है ना, तो इट्स मीन कि आप उसके पास ना आ जाएं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मेडिकेशन से डिप्रेशन कभी भी ठीक नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। सही। अच्छा सॉरी, मैं रामा से एक बात पूछना चाह रही थी। रामा, आपने तो ईएफटी का भी कुछ किया हुआ है ना, तो उसमें डिप्रेशन से रिलेटेड कोई टेक्निक, कोई इलाज, कोई शॉर्टकट? हाँ, बिल्कुल। ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि कोई एक ऐसी चीज़ जो अगर हम करें जिससे हम घर बैठे भी, हम सब भी, मैं अभी एक प्रैक्टिस करवा देती हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको रोज़ डेली बेस पे अपने साथ में कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट होता है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में, जिसको हम प्रेस करते हैं, टैप आई करते थिंक हैं और साथ हम साथ अपनी ऑडियंस को ये कहते हैं कि वो सब आपके साथ मिलकर करें, हम हाँ सब बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अभी देख रहे हैं वो ये कर सकते हैं, एंड दे कैन फील द डिफरेंस के जब ये करते हैं, आप 2-3 दफा भी करते हैं तो उसके बाद आपको ये डिफरेंस फील होने लगता है। मैं एक ही दफा करवाती हूँ। इसमें होता यह है कि आपने यहाँ पे टैप करना है, अपने आप को कोई ना कोई कमांड बेसिकली देनी है या कुछ बोलना है, जो भी मैं बोलूंगी आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। ओके। अपने दिल में रिपीट कर लें बेशक। इवन दो a part of me is still carrying the burden of my past, I choose to let it go because I love and accept myself deeply and completely. उसके बाद आप यहाँ से पकड़ के और ब्रीदिंग करें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वन मोर, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये प्रैक्टिस अगर आप रोज कर लें तो इंशाल्लाह इससे आपको काफी अफाका होगा। और ये एक छोटी सी जमून बूटी समझ लें लेकिन ये कि आप देखेंगे कि हमने जो बर्डन उठाया हुआ है बेसिकली उसको लेट इट गो करवाना पड़ता है। सो लेट्स ट्राई दिस वन। वाकई EFT थेरेपी ऐसी बहुत मतलब मैंने भी आपके साथ किए कई दफा, तो बहुत माशाल्लाह फायदा देती है। तो होपफुली अगर ये करेंगे लोग तो होगा फायदा। जरूर, अभी मैं खुद भी लाइट फील कर रही हूँ। चलें, ठीक, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है जी। थैंक यू सो मच आप सबका, और हम इसी सेशन को कंक्लूड करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी कोई, तो प्लीज बात कीजिए, इंशाल्लाह आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर मिस राइमा, मिस थैंक रहमा। यू सो Thank मच। you.